डिस्कस कर रहे थे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का रोल देखा था एग्रीकल्चर में, ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी का रोल, इसमें स्टार्ट कर थे मेडिसिन में, ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया था आपके पास, ठीक है। तो मेडिसिन में जो हमने सबसे पहले बात करी थी वो किसकी बात करी थी, वो हमने आपके पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करी थी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ह्यूमुलिन बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे वो आपके पास ऑब्टेन्ड हुई, तो यहाँ पे आपको बताया बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ह्यूमन इंसुलिन है उसमें कितने पेप्टाइड होते हैं, जो प्रो इंसुलिन होती है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ए बी और सी, ठीक है। और जो आपके पास मैच्योर इंसुलिन होती है उसमें आपके पास जो सी पेप्टाइड है वो एब्सेंट रहता है और ए और बी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो किसके साथ ज्वाइन करी जाती है, बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ ज्वाइन करी जाती है इन विट्रो, ठीक है। और हमें बेसिकली हमने कहाँ से ऑब्टेन्ड किया है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, ई कोलाई बैक्टीरिया, तो हमने इसको आर्टिफिशियली कहाँ पे ग्रो करवाया है, ई कोलाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, वो है आपके पास जीन थेरेपी, ठीक है। एप्लीकेशन इन मेडिसिन में जो हम सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे वो है जीन थेरेपी। अब देखो यहाँ पे नाम से ये पता लग रहा है कि जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जो जीन है, ठीक है, उनमें हम अल्टरेशन करेंगे और जो म्यूटेटेड जीन है उसको रिमूव करेंगे और जो आपके पास नॉर्मल जीन है उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। सो इट इज अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो जीन थेरेपी है, ठीक है, वो कभी आपके पास सुटेबल होगी जब आप इसको कहाँ पे एंटर कर रहे हो, ठीक है, जब यहाँ पे इसको जो फिटल स्टेज है वहां पे अगर आप क्या कर रहे हो, जीन में चेंज ला रहे हो, ठीक है, वहां पे अल्टरेशन कर रहे हो, वहां पे करेक्ट जीन को इंसर्ट कर रहे हो, तो तभी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्योर होगी, परमानेंट क्योर। तो परमानेंट क्योर सिर्फ कब हो सकता है, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। क्योंकि बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जो आपके पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, ठीक है, ये आपके पास स्पर्म हो गया, ठीक, ये एग हो गया, जब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट होता है उसको हम बोल देते हैं जाइगोट, ठीक है। और बेसिकली जाइगोट क्या है, आपके पास सिंगल सेल है, ठीक है, जिसके पास कैपेबिलिटी है आपके पास पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की, ठीक है। तो आपके बॉडी में जो टोटियोपोटेंट सेल होती है वो कौन सी होती है, वो होती है जाइगोट, ठीक है, मतलब इसमें कैपेसिटी है ये डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाइगोट या एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं किसी जीन को, ठीक है, नॉर्मल जीन को, और यहाँ से हम किसको रिमूव कर देते हैं, म्यूटेटेड जीन को। अब देखो यहाँ पे जो सिंगल सेल है, जाइगोट के आपके पास सिंगल सेल है, वन सेल, ये आपके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जब आपके पास जाइगोट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा जितने टाइम, ठीक है, ये क्या बनाएगा, एक से दो सेल बनाएगा, दो से चार बनाएगा, चार से आठ बनाएगा, 16 बनाएगा, 32 बनाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ब्लास्टुला बनाएगा, गैस्ट्रुला बनाएगा, ठीक है। तो एक सेल से ही डिवाइड होके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लीवेज बोल देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स बनाएगा। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर दिया जाए, अगर करेक्ट जीन को इंसर्ट किया जाए, ठीक है, अगर करेक्ट जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर हम इंसर्ट कर देंगे तो जितने भी हमारे पास क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगी, वो सारी कैसी बनेंगी, नॉर्मल बनेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसका यूज करते हैं, ऐसे हम आपके पास जो सेल जीन थेरेपी का यूज करते हैं आपके पास डिजीजेस को क्योर करने के लिए, ठीक है। सिंपल है, हियर gene are inserted into person's cell and tissue to treat a hereditary disease, ठीक है। It compensate for the non functional gene, ठीक है।
किसके लिए कंपनसेट करेगी? आपकी बॉडी में मान लो, ठीक है, कोई आपके पास एम्ब्रियो है, उसकी बॉडी में कोई नॉन फंक्शनल जीन है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने में आपके पास क्या करेगी? ये हेल्प करेगी, ठीक है। और जो फर्स्ट जो जीन थेरेपी थी वो आपके पास फर्स्ट टाइम जो दी गई थी वो दी गई थी 4 ईयर गर्ल को, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी। अब ये जो गर्ल थी उसको डिजीज थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडीए डिजीज, ठीक है। एडीए स्टैंड फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो आपके पास फुल नेम है, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कोई एंजाइम है, ठीक है। डीएमिनेज यहाँ पे डेफिशिएंसी, अब बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आपके पास डिलीशन हो जाती है जीन की, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपके पास? बेसिकली अगर जीन फंक्शन नहीं करेगी तो आपके पास एंजाइम भी फंक्शन नहीं करेगा। तो आपके पास जो आपके पास एडिनोसिन डीएमिनेज है वो किसमें हेल्प करता है? बेसिकली ये हेल्प करता है आपके पास आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में आपके पास ये एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। मतलब जो आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है ये, ठीक है, जो हमें क्या देते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, अगर ये एंजाइम कैसा है? इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो आपके पास एडीए है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे ये डिजीज आ जाएगी आपके पास, जब आपके पास एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको सेवरल डिजीजेस इन्फेक्ट करेंगी, ठीक है। मान लो डिजीज 1 डिजीज 2 कोई भी डिजीज है उसको क्या कर लेगी? इजीली इन्फेक्ट कर लेगी, क्यों? क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो चुकी है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल आता है कि ये जो फर्स्ट जो आपके पास क्लिनिकल थेरेपी थी वो कब स्टार्ट हुई थी, कब दी गई थी? वो दी गई थी 1990 में, ठीक है, और किसको दी थी? फर्स्ट टाइम ये दी गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल को, ठीक है। विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इट इज काउज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन, ठीक है, जब जीन में डिलीशन हो रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन डीएमिनेज द एंजाइम फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ठीक है। ये एंजाइम किसके लिए हेल्प करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में, मतलब इम्यून सिस्टम को फंक्शन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एंजाइम नहीं होगा तो आपके पास इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, ठीक है। अब जब पहले इसकी ट्रीटमेंट करी जाती थी तो उसको पहले ट्रीट किया जाता था किसके रिप्लेसमेंट से? ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, या क्या किया जाता था? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब हमें पता है जो आपके पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और जो आपके पास बेसिकली, अब मैं बात करूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, तो हमें पता है कि जो बोन मैरो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो? इसको बेसिकली कोई भी आपके पास लॉन्गेस्ट बोन है उसमें क्या होता है? आपके पास बोन मैरो होता है। बोन मैरो आपके पास 2 टाइप होता है, एक आपके पास रेड बोन मैरो होता है, ठीक है, और एक आपके पास येलो बोन मैरो होता है बीच में, ठीक है। और जो आपके पास रेड बोन मैरो है वही आपके पास जो ब्लड की फॉर्मेशन में है हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो हीमोपोइसिस है उसमें आपके पास रेड बोन मैरो हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब एक ही जगह का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो है वो कैसा है? मॉर्टल है, ठीक है। मॉर्टल मतलब कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा? फंक्शन करना बंद कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरा मेथड क्या यूज किया जाता था? फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा मेथड जो यूज किया जाता था वो किया जाता था कि मान लो जो आपके पास सेल्स हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स के सेल्स हैं, उनको क्या किया जाता था? आर्टिफिशियली निकाला जाता था, ठीक है, इनको कल्चर किया जाता था और इन सेल्स में आपके पास जो नॉर्मल जीन है, ठीक है, नॉर्मल एडीए जीन को क्या किया जाता था? ऐड किया जाता था, ठीक है। अब हमें पता है जो आपके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका भी एक लाइफ स्पैन होगा, ठीक है।
आफ्टर कंप्लीटिंग लाइफ स्पैन ये जो सेल्स थी वो भी कैसे थी, मोर्टल थी, मर जाएंगी, ठीक है, लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आपके पास लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट पे आपके पास डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसी की टाइप है लिम्फोसाइट। तो इनका जो लाइफ स्पैन होगा उसको कंप्लीट करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना पड़ता था, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता था, मतलब बार बार आपके पास क्या करना पड़ता था, ऐसे लिम्फोसाइट्स को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता था, उनको एडीए ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता था, मतलब एडीए ऐड करवाना पड़ता था, ठीक है, फिर इसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर ह्यूमन में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर वो फंक्शन करेगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो आपके पास मैम आपकी लिम्फोसाइट्स, आवाज नहीं आ रही है क्लियर बीच में ना। हेलो, हेलो। अभी क्लियर है आपको? थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, अब थोड़ा सुनाई तो दे रहा है मैम, बट थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच में ना। हेलो। हेलो, आ रही है आपको आवाज या अभी भी अब प्रॉब्लम है? अब अब आ रही है मैम, अब आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफ्यूजन करवाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, रेगुलर इन्फ्यूजन करवाना पड़ता था, बार बार इनको, तो इनका जो लाइफ थी, ठीक है, उसका क्या होता था, एक लाइफ स्पैन होता था, ठीक है, उस लाइफ स्पैन के बाद जो आपके पास लिम्फोसाइट्स है वो फिर से क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, फिर हमें क्या करवाना पड़ेगा, फिर से रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास, तो सिंपली आपके पास पूछा जाता है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्या वो कम्प्लीटली क्यूरेटिव है? तो नहीं, वो आपके पास कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। जो कंप्लीट क्यूरेशन है वो कब हो सकती है आपके पास, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। देखो यहाँ पे जीन थेरेपी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे भी सिंपल ये लिखा था, collect lymphocytes from the patient's blood and grow in culture, introduce a functional ADA, complementary DNA, ठीक है। अब आपको पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो क्या करेगा आपके पास, बेसिकली जो आपके पास जीन है उसके साथ ज्वाइन करेगा नॉर्मल, ठीक है, और वो नॉर्मल आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इनटू लिम्फोसाइट्स यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल है उसमें हम कौन से वेक्टर का यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं रिट्रोवायरस का, ठीक है। और रिट्रोवायरस कैसे फंक्शन करेगा आपके पास, आरएनए को पहले किस में चेंज करेगा, डीएनए में चेंज करेगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा उसके साथ अटैच कर जाएगा, फिर ये आरएनए बनाएगा और फिर बाद में प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, ऐसे फंक्शन करेगा टू द पेशेंट, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स से सिंपल जो मैंने बोला, सेम यही बता रहे हैं कि क्या लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, ठीक है, बॉडी के बाहर निकाला, ठीक है, पेशेंट के बॉडी से, फिर इनको कल्चर में ग्रो करवाया, मान लो ये आपके पास कल्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को ग्रो करवाया, और यहाँ पे क्या किया, उसको जीन, फंक्शनल जीन इंसर्ट करी, कौन सी, एडीए सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जो अफेक्टेड होगा उसके साथ क्या कर जाएगी, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कैसी है आपके पास, नॉर्मल होगी ये, ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो डिफेक्टिव प्रोटीन की जगह हमारे पास क्या बन रही है, नॉर्मल प्रोटीन बन रही है, ठीक है। और इसको इंसर्ट किसकी हेल्प से करवाएंगे, रिट्रोवायरस की हेल्प से करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर रहेगा वो कौन रहेगा, रिट्रोवायरस रहेगा, ठीक है। और ये फिर से जब कल्चर में ये आपके पास नॉर्मल जीन प्रोड्यूस करने लग जाएंगे लिम्फोसाइट्स, तो हम इसको फिर से कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे, पेशेंट्स बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड, बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इसको पीरियोडिकली रिपीट करना पड़ता था, ठीक है, एज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, क्योंकि आपके पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमोर्टल नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इफ एडीए जीन फ्रॉम मैरो सेल से इंट्रोड्यूस इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक, किसकी बात हो रही है, अगर हम जो बोन मैरो में सेल्स हैं, अब हमें
पता है जो आपके पास बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें क्या है, अगर वहां पे जो मैरो सेल्स हैं उन्हीं में आप नॉर्मल जीन को इंसर्ट करवा दें, ठीक है, तो वहीं से क्या हो रही है, ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर वहां पे हम नॉर्मल जीन इंसर्ट करवा दें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो क्या होगा, वो परमानेंट क्योर होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास, हमें पता है जो आपके पास रेड बोन मैरो है, ठीक है, रेड बोन मैरो, ठीक है, वो आपके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाता है, ठीक है, मतलब जितने भी ब्लड है, ठीक है, और जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से बन रहे हैं, बोन मैरो से बन रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास अब ब्लड सेल्स में बात करें तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब जो आपके पास ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोसाइट, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास फॉर्मेशन का, जितने भी आपके पास ब्लड सेल्स हैं सबकी फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में हो रही है, ठीक है। तो आपके पास बोन मैरो में सारी ब्लड सेल्स बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी है, अगर आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडीए जीन एब्सेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करवा दें, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो में, ठीक है, वहां पे हम क्या करवा दें, एडीए को इंसर्ट करवा दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो फंक्शनल होंगे, ठीक है, तो हमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आई बात तो? यस मैम। यहाँ पे भी सिंपली यही बताया हुआ है, ठीक है। पेशेंट टी सेल्स पेशेंट विद टॉक्सिन लेवल ऑफ द एडिनोसिन, अब उसके सेल्स को क्या करवाया, ग्रोइंग द टी सेल्स इन कल्चर, कल्चर में उसको ग्रो करवाया, इन्फेक्टिंग द टी सेल्स, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास मेथड है इसको आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, बेसिकली आपको एक तो क्वेश्चन ये आएगा फुल फॉर्म ऑफ एडीए, ठीक है, और कौन सा एंजाइम है, दूसरा आपको कब किया था और कितने साल की लड़की में किया था, ठीक है, जो फर्स्ट पेशेंट था, ठीक है, उसका नाम, ठीक है, और कब किया था वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन इन मेडिसिन में, हमारे पास नेक्स्ट है मोलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बैक्टीरियम माइक्रोब्स बता देती हूँ और एप्लीकेशंस बता देती हूँ, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मेडिकल डायग्नोसिस जिनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको छोटी सी लिस्ट बना देती हूँ। यहाँ पे आ गया आपके पास माइक्रोब्स और यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट जो माइक्रोब है हमारे पास वो है इकोलाई, फर्स्ट माइक्रोब की बात कर रही हूँ, वो है एस्चेरिया कोलाई, इकोलाई, इसको और क्या बोलते हैं, इकोलाई को हम बोल देते हैं गट बैक्टीरियम, अब जो आपके पास एकोलाई है उसका बायोटेक में कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी चीज की प्रोडक्शन में इसका रोल है, तो इसका जो रोल है, एक तो हमने किसमें पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन में हेल्प करती है, ठीक है, उसमें भी हम किस पे ग्रो करवाते हैं उसको, इकोलाई में ग्रो करवाते हैं। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, वहां पे भी हम एस्चेरिया कोलाई का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन क्या है आपके पास, हार्मोन है जो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बेसिकली आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसका फंक्शन देखने के लिए भी हमने उसको कहाँ पे ग्रो करवाया, यहाँ पे ई कोलाई में, ठीक है, और यहाँ से जो सेल्स ग्रो हुई उनको हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये 3 चीजें ही याद रखनी है कि इसमें किसका यूज किया जाता है, ई कोलाई का यूज किया जाता है माइक्रोब्स का, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड है आपके पास, वो है हमारे पास बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस,
इसको और क्या बोल देते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं सॉइल बैक्टीरिया। अब बेसिकली हमने पीटी कॉटन में इसका फंक्शन पढ़ा, तो फर्स्ट जो रहेगा वो वही रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन। ठीक है, और कौन सी जीन हेल्प करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्राई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करता है आपके पास, इसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ insecticides plants, insecticides and pesticides plants। थर्ड जो है हमारे पास वो है Pseudomonas fluorescens। अगर आपको क्वेश्चन आना होगा तो बेसिकली कौन सा बैक्टीरियम है और वो कहाँ पे यूज किया गया है, वहीं से ही आएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें से कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको लिस्ट बनवा दी, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। Fluorescence। ये भी आपके पास क्या है, Pseudomonas बैक्टीरिया है, ऑल्सो बैक्टीरिया। और बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो किसमें हेल्प करता है, ये प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट डैमेज टू स्ट्रॉबेरीज एंड अदर्स। प्रिवेंट डैमेज टू स्ट्रॉबेरी एंड अदर सॉफ्ट जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं। फोर्थ है हमारे पास, वो है आपके पास Pseudomonas टिटिया। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, बैक्टीरियम है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो, इसका रोल है बेसिकली, जो इसकी मेन एप्लीकेशन है, इसका यूज किया जाता है स्क्वेंचिंग ऑफ ऑयल स्पिल, स्क्वेंचिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको अपने याद रखना। फिफ्थ है वो है आपके पास बेसिकली Pseudomonas। अगर आपको सिंपल Pseudomonas दिया है और उसके कोई स्पीसीज को मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास Pseudomonas बैक्टीरिया होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं आपके पास जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करने में। ठीक है, तो इनको बायो रेमेडिएशन की तरह यूज किया जाता है। Remediation by removing heavy metal and pollutants, heavy metal and pollutants। Ma'am, please repeat the point. बेसिकली अगर आपके पास सिंपली देखो, मैंने आपको यहाँ पे स्पीसीज मेंशन करी है, ठीक है, अगर ये दो स्पीसीज नहीं है और सिंपल आपको Pseudomonas ही दिया हुआ है बैक्टीरियम, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन पे डिपेंड करेगा। अगर Pseudomonas है और आपके पास ये ऑप्शन है तो आप इसको टिक करोगे, ये ऑप्शन है इसको टिक करोगे, और जो आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो बेसिकली जो आपके पास Pseudomonas बैक्टीरियम होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास जो मटेरियल होता है उसमें से वो क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है। और बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बायो कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज। यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज।
लास्ट है हमारे पास राइजोबियम, मेलिलोटी, ठीक है। ये भी आपके पास बैक्टीरियम है और ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, टू सीरियल क्रॉप। तो ये आपके पास जो मेन रहेंगे माइक्रोब्स में से, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इनमें से आता है, ठीक है। इसमें से आपने जो याद रखना है वो एक ये याद रखना है, एक ट्राइकोडर्मा आपने याद रखना है, ठीक है, और ये दो, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास वो है एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके पास जब किसी पर्सन को कोई डिजीज होती है, ठीक है, तो बेसिकली अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, वो उनको हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, उनको डायग्नोज करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, आपके पास टूल्स का यूज करेंगे, बायोटेक का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपके पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. ठीक है. However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by the PCR. ठीक है. अब बेसिकली जो PCR मेथड है उसको किसके लिए यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए, ठीक है। अगर किसी डिजीज की अर्ली डिटेक्शन करनी, तो मान लो हमने क्या कर लिया, एक ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। अब जो आपके पास अर्ली डिटेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उसमें क्या होगा, जो आपके पास जैसे मतलब बैक्टीरिया है या वायरल है, ठीक है, तो कोई भी आपके पास जो इन्फेक्टेड जीन है, कोई भी इन्फेक्शन है या उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड जीन है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ब्लड में से अगर वो स्मॉल अमाउंट में है तो उसको पहले क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और उसी की ही क्या करवाएंगे, एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। और इस एम्प्लीफिकेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ठीक है, जो हमने स्टडी करा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हमें क्या पता लग जाएगा, बेसिकली जब इसकी बिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएगी, छोटे से आपके पास जो सैंपल था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सैंपल, जब छोटा सा सैंपल था उसके आपके पास जब बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरियम है, कौन सा वायरल है, ठीक है, या कौन सी जीन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये जो टेक्निक यूज की जाती है वो किसके लिए यूज की जाती है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस के लिए, क्लियर है। और पीसीआर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, आई होप आपको लर्न होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड एनीलिंग, एंड थर्ड वन इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है उन्होंने, जो आपके पास यूजेस ऑफ पीसीआर है, तो इसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, ठीक है। अब हमें पता है इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, मेरे पास कोई पेशेंट है, ठीक है। अब देखो जब इसकी बॉडी में क्या हुआ, एचआईवी एंटर करा, ठीक है, जब इसकी बॉडी में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंटर करा, ठीक है, और जब इसका सिम्टम आया, ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जैसे आपके पास जो एचआईवी पेशेंट होता है और जो नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है, उन दोनों में आप फिजियोलॉजिकली कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, उन दोनों नॉर्मली देखने पे दोनों नॉर्मली क्या लगेंगे, नॉर्मल लगेंगे, ठीक ठाक लगेंगे, ठीक है। बट जो एचआईवी है, ठीक है, उसको कई साल लग जाते हैं किसमें चेंज होने में, एड्स में चेंज होने में, ठीक है। तो अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे
तो क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, अर्ली क्योर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआईवी एंटर किया, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट सिम्टम आया, ठीक है, इनमें बहुत गैप होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, जो आपके पास चांसेस ऑफ एड्स को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अगर वहां पे जो पेशेंट है अगर ब्लड टेस्ट नहीं करवाएगा, तब भी वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कोई उसको बीमारी हो रही है, नॉर्मल कोई डिजीज अफेक्ट कर रही है, तो उस चीज की दवाई खाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिजीज थी वो क्या रहती थी, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था, इसलिए किसका यूज किया जा रहा है, अब पीसीआर का यूज किया जा रहा है। जो क्या करेगा, अगर आपके ब्लड सैंपल में थोड़ा सा भी आपके पास क्या है, एचआईवी का वायरस है, तो इसकी क्या करेगा, ये एम्प्लीफिकेशन कर देगा वायरल की, वायरल जीन की। तो आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा वायरस है। ठीक है, और जो आपके पास कोई भी पैथोजन अगर आपके बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, और जो इसका फर्स्ट सिम्टम आता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। सेकंड पॉइंट है टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन इन कैंसर पेशेंट। ठीक है, कि अगर किसी कैंसर पेशेंट में क्या हो गई है, म्यूटेशन हो गई है। ठीक है, तो जहां पे म्यूटेशन हो गई होगी, उसी जीन को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी की मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। ठीक है, टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is hybridized to its complementary DNA in a clone of the cell. It is followed by the detection using auto रेडियोग्राफी। ठीक है, अब सिंपल ये क्या बोल रहा है आपके पास, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते थे, आपके पास जो जीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी जीन है, ठीक है, डीएनए की कोई भी जीन है आपके पास, उसको हम क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या किया, मान लो मेरे पास ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है इसका जो डीएनए है वो अफेक्टेड है, और बाकी क्या है, येलो वाली सारी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली प्रोब का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोब क्या होता है आपके पास, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एसडीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, तो देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास ये जो दो अलग होंगे, जब हम इनमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डालेंगे, ठीक है, तो वो प्रोब किसकी तरह काम करेगा, देखो यहाँ पे डीनेचुरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली डीनेचुरेशन में जब आप पीसीआर की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, डीनेचुरेशन मतलब पहले जो आपके पास डीएनए के नॉर्मल स्ट्रैंड थे, अब क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, फिर हम उनमें क्या करवाते थे, पॉलीमराइजेशन करवाते थे। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता था, एनिलिंग और एक्सटेंशन होती थी। ठीक है, अब जो एनिलिंग है उसमें हमने किसका यूज किया, मान लो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए का यूज किया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्टैंड अलग अलग हुए होंगे। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो तो क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। ठीक है, प्रोब, बट जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि किसी ना किसी में म्यूटेशन आ गई है, इसीलिए जो प्रोब होगा वो अटैच नहीं कर पाएगा। समझ आए मेरी बात, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हमने करी हुई है, तो सेम ही चीज रिपीट हो रही है, तो इसमें भी हम यही करेंगे और बेसिकली इनको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोब क्या करता है आपके पास, जैसे मेरे पास ये मेरे पास डीएनए है। ठीक है, तो जब मैंने इसको अलग किया, ठीक है, तो मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए टी जी है, तो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब होगा उस पर क्या सिक्वेंस होगा, उस पर होगा टी। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो उस पर क्या सिक्वेंस होगा, उस पर होगा टी ए सी, और वो यहाँ से यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, टी ए सी। ठीक है, तभी इसको क्या बनाया हमने, सिंगल स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे म्यूटेशन होगी होगी। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे म्यूटेशन होगी है, अब ए की जगह यहाँ पे यू है या फिर जी है यहाँ पे, और यहाँ पे सी है, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे यही बना रही हूँ मैं आगे, इसमें क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड में ए टी और जी था। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, मान लो म्यूटेशन हो गई, ये मेरे पास प्रोब था,
अब ATG के लिए, नॉर्मल के लिए प्रोब क्या चाहिए मेरे को, TAC, ये प्रोब होना चाहिए, ठीक है। बट अब मान लो इस DNA में क्या होगी, म्यूटेशन होगी, यहाँ पे आ गया G आ गया मान लो फिर से, ठीक है। तो क्या ये प्रोब यहाँ पे अटैच कर पाएगा, A तो अटैच कर सकता है, बट A अटैच नहीं कर पाएगा, तो C भी अटैच नहीं कर पाएगा। तो आपके पास जो प्रोब है वो अटैच नहीं कर पाएंगे, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास क्या है। और इसको हम कहाँ देखेंगे, बेसिकली ऑटो रेडियोग्राफी में चेक कर सकते हैं, ठीक है। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो जिसमें म्यूटेशन होगी जीन में, वो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज द प्रोब विल नॉट कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि आपके पास जो प्रोब था वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, म्यूटेटेड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, वो नॉर्मल DNA के कॉम्प्लीमेंट्री था। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है हमारे पास एलाइजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटर एसे। तो कई बार सिंपल आपके पास फुल फॉर्म ही आ जाती है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, ठीक है। तो आपके पास जो एलाइजा है वो किसके बेस पे, जो इसका मेन प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। तो सिंपल है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या आपका प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो सिंथेसाइज हुई है पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। उससे हम किसका यूज करेंगे, उस टेक्निक में हम यूज करेंगे एलाइजा का, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सिंपल में, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई डिजीज है, ठीक है। अब इसका एंटीजन यहाँ पे है, ठीक है, तो सिंपल बना दिया मैंने, मान लो इसका ये एंटीजन, ठीक है। तो ये इसका एंटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करवाएंगे, एंटीबॉडीज ऐड करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज होंगी वो क्या करेंगी, आपको पता है एंटीजन जो और एंटीबॉडीज होती हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास एंटीबॉडी होती है उसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो वो क्या करेगी, ऐसे एंटीजन के आपके पास बाइंड कर जाएगी, ठीक है। मैं नॉर्मल बना रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब रेडियो एक्टिविटी का यूज करके इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस टेक्निक्स को क्या बोला जाता है, इस टेक्निक को बोला जाता है एलाइजा, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है आपके पास, जो किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। एलाइजा भी आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंपल एलाइजा होता है, सैंडविच एलाइजा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मेन जो प्रिंसिपल रहेगा वो सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे सैंडविच एलाइजा है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एंटीबॉडी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। पहले एंटीबॉडी होती है ऑलरेडी, जो भी आपके पास सस्पेक्टेड डिजीज होगी, उसके बाद हम एंटीजन कर ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो एंटीजन होगा वो कहाँ पे अटैच कर जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि एंटीबॉडी के पास क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये अटैच कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक और आपके पास एंटीबॉडी बेसिकली इंजेक्ट करवाएंगे, और ये कैसी होगी, रेडियो एक्टिव होगी, ठीक है। तो जैसे ही इसके साथ क्या करेगी, ठीक है, ये आपके पास एंटीबॉडी जब आएगी तो एंटीबॉडी के पास क्या होगी, इसके पास भी एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, और सेम एंटीजन के लिए है तो सेम क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, तो इसके साथ कैसे बाइंड करेगी, ठीक है। और रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, डिटेक्ट हो जाएगी आपको इजीली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मेन प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा, अब यहाँ पे हम अदर जो आपके पास एंटीबॉडीज अटैच कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी करी। अब ये हमें क्या बता देगी, ये हमें बता देगी कितनी क्वांटिटी में भी डिजीज है, ठीक है। हमने जितनी एंटीबॉडीज ऐड करी उसमें से अटैचमेंट कितनी की हुई, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपके पास एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी की शेप कैसी होती है, आगे हम पढ़ेंगे अभी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी शेप होती है वाई शेप, ठीक है। अब इसके पास क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास टारगेट एनालाइट एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट वाला एंटीजन है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे सेकंड एंटीबॉडी और टारगेट एनालाइट, ठीक है, वो ऐड करेंगे। आपके पास एंजाइम है जिसके साथ सबस्ट्रेट होगा, प्रोडक्ट होगा। जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसमें कलर आ जाता है, ठीक है। तो कलर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सैंपल दिया है, ठीक है। अब
जो सॉलिड फेज होगा उसमें क्या होगा, जो आपके पास एंटीबॉडी है, ठीक है, उसके साथ क्या कर गया, एंटीजन अटैच कर देगा, ठीक है। फिर आप जब इसको वॉश करोगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो गया। फिर हम इसको लेबल करेंगे, ठीक है। अब हम लेबल किसके थ्रू करेंगे, सबस्ट्रेट के थ्रू, मतलब कोई एंजाइम होगा जिसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी, ठीक है। अगर ये जो एंजाइम होगा वो किसके साथ अटैच करेगा, ये जो हमारे पास एंजाइम है वो अटैच कर जाएगा मेरे पास एंटीजन के साथ, ये जो लाल लाल है एंटीजन, ठीक है, रेड इन कलर। तब जब जैसे ही एंटीजन के साथ अटैच करेगा तो यहाँ पे जो इसका जो सबस्ट्रेट था जो कलरलेस था, अब कलर आ जाएगा उसमें, ठीक है। और जैसे ही कलर आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, मेथड रहेगा डायग्नोस्टिक के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीनोम को हमने क्या किया होता है, अल्टर किया होता है, चेंज किया होता है बाय एडिंग एक्स्ट्रा और फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन, ठीक है। जैसे आपके पास ट्रांसजेनिक रैट है, रैबिट है, पिग है, शिप है, काऊ है, फिश है, ठीक है। तो ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, ठीक है। तो मोस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा होता है आपके पास, वो होता है माइस। आपके पास जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, आपके पास ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर है, मान लो ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जो ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, उसके जीन को, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जब हम इसको किस में इंसर्ट करवा दिया, मान लो मैंने माइस में इंसर्ट करवा दिया, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगी कि जो माइस है उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, काफी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट, ठीक है। तो जो किसको बता रहा है, हमारे पास ग्रोथ फैक्टर को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कौन सी जीन इंसर्ट करी, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली क्या हेल्प करता है, टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा, वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम इसको टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। आपके पास जितनी भी वैक्सीन बनती है पहले उनको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगर वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रही है फिर उसको ह्यूमन पे इंजेक्ट किया जाता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जो आपके पास टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए, मान लो कोई आपके पास कोई चीज है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, तो कितना अमाउंट वो कर रही है उसको देखने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेनिफिशियल है उसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे आपके पास ट्रांसजेनिक काउ की। तो बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, टू स्टडी, देखो यहाँ पे लिखा है, टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की, तो वो किसका फंक्शन बताएगा, वो बताएगा इंसुलिन का। जब मैं इसको इंसर्ट करवाऊंगी तो वो बेसिकली क्या करेगा, या जो आपके पास इंसुलिन का फंक्शन है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है आपके पास, इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है लोअर द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को लो करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे डिफरेंट जो आपके पास हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट जो जीन है उनका फंक्शन भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी जीन कैसे फंक्शन कर रही है, ठीक है। जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर फॉर्मेशन ऑफ द अदर फैक्टर्स आर इंट्रोड्यूस एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट आर स्टडीड, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी, ठीक है। तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन है जिसमें आपको बेसिकली बताया है कि हम किस किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उसका हम सबसे पहले यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रोजी है, ठीक है। तो रोजी क्या है आपके पास, ट्रांसजेनिक काउ है, ठीक है। कब बेसिकली फॉर्म हुई थी 1997 में, और ये क्या आपके पास फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसजेनिक काउ है वो क्या प्रोड्यूस करती है आपके पास, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब मैं आपके पास बात करूं काउ के, जो आपके पास नॉर्मल काउ है, ठीक है, तो जो नॉर्मल काउ है उसके मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, उसके मिल्क में भी प्रेजेंट होता है अल्फा लैक्टल
लैक्टो एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, बट जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, अराउंड 1.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं ट्रांसजेनिक काऊ की, ठीक है, और ये आपके पास ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है जो ह्यूमन बेबीज होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं किसके, ट्रांसजेनिक काऊ की, तो वो क्या है आपके पास, ये प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, ठीक है, जिसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 2.4 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, इट इज न्यूट्रिशनल मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ, ठीक है। तो नेचुरल काउ से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है उसका नाम, ठीक है, उसको बोला जाता है रोजी कब, और यहाँ पे वो आपके पास जो कौन सी ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, तो वो ह्यूमन प्रोटीन कौन सी करती है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करती है, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और जो नॉर्मल काउ है वो आपके पास 1.42, आपके पास अराउंड 1.67 तक ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और दूसरा आपने एक चीज याद रखनी है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस टू यूज टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल है वो किसका दिया हुआ है, ट्रेसी का, ठीक है। ट्रेसी क्या है आपके पास, वो है ट्रांसजेनिक शिप, ठीक है। ये जो हमारे पास, और जो डॉली है, ठीक है, वो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल है, ठीक है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ट्रेसी की बात करेंगे, ठीक है। आपने डॉली शिप सुना होगा, ठीक है। तो डॉली शिप क्या है आपके पास, वो है फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, ठीक है। और ट्रेसी क्या है आपके पास, ट्रांसजेनिक शिप है, ठीक है। और बेसिकली ये जो ट्रांसजेनिक शिप है वो क्या करती है, ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसकी जो प्रोटीन है उसको हमने अल्टर करवाया है, जो क्या करेगी, ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, कौन सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। और ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो किसको, किसके ट्रीटमेंट में, ये बेसिकली हमने एम्फिज्मा पढ़ा था, एम्फिज्मा, हमने रेस्पिरेटरी डिजीजेस में एक डिजीज पढ़ी थी एम्फिज्मा, और एक हमने पढ़ा था सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो उनके ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट में आपके पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है, जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, ट्रेसी में प्रोड्यूस हुई है। ट्रेसी के आपके पास ट्रांसजेनिक शिप है, ठीक है। और ये किसको, किसके लिए यूज किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिज्मा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। एम्फिज्मा क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो आपके पास एल्वोलाई है, ठीक है। जब एल्वोलाई की जो वॉल है, सेल वॉल है, वो क्या हो जाती है, ऐसे कॉन्वोलेटेड होती है ये, ठीक है। और किस में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, ठीक है। ये मेरे पास ब्लड है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। बट जब क्या होता है, जो एल्वोलाई की जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल ऑफ एल्वोलाई, जब ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती है गैसेस की, यहाँ पे बेसिकली तो आपके पास क्या होगा, लैक ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है उसको क्या होगा, बेसिकली उसके पूरी बॉडी को क्या नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ये आपके पास बेसिकली आपने जो याद रखना है, तो आपने ट्रांसजेनिक शिप के बारे में याद रखना है, एक आपने याद रखना है ट्रांसजेनिक काउ के बारे में, ठीक है, रोजी के बारे में, ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपके पास ट्रांसजेनिक माइस है उसका यूज किया जाता है वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके पास ट्रांसजेनिक माइस होते हैं उनका यूज किया जाता है सेफ्टी को चेक करने के लिए, या वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। सिंपल यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी,
चाहे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करनी हो, ठीक है, जो भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हो, जो भी आप कोई केमिकल यूज करते हो, कोई दवाई खाते हो, तो उसका बेसिकली सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम कहाँ पे देखेंगे, पहले एनिमल्स पे उसकी सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको ह्यूमंस बीइंग यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास एथिकल इश्यूज, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज क्या है आपके पास, जैसे ही बेसिकली पहले क्या होता था, डाइसेक्शन वगैरह होती थी, कि अब तो बंद भी हो गई है स्कूल्स में, ठीक है। तो जो आपके पास एनिमल्स थे उनकी क्या हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ठीक है। तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको बोला जाता है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, में एक कमेटी सेट की थी या ऑर्गेनाइजेशन सेट की थी, जिसको क्या बोला, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। अब अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई टेस्टिंग करनी है या कोई रिसर्च करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो कमेटी है, अगर आपको ये अप्रूवल देती है, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस पे किसी मेडिसिन की टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, किसी केमिकल की टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मान लो अगर आपने डाइसेक्टिंग करनी है, किसी जीन को इंटरेस्ट करवाना है, कोई रिसर्च करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले अप्रूवल नहीं दिया जाता था, बट जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्सप्लॉयटेशन होने लगी, तो आपके पास जो GEAC है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में काउज द अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम, जो क्या कर रहे थे, इकोसिस्टम को इनबैलेंस कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो आपको याद रखना है, वो दो टर्म्स याद रखनी है, एक आपको बायोप्रेसी याद रखनी है, एक आपको बायोपेटेंट याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको बायोपायरेसी और दूसरा बायोपेटेंट से ही आएगा, ठीक है। तो बायोपायरेसी क्या होता है आपके पास, इट इज यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न, ठीक है। सिंपल है आपके पास कि आपके पास क्या हो रहा है, जो बायो रिसोर्सेज हैं उसका कोई मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, बट जहां से वो चीज ली गई है, ना तो लोगों को उसकी कंट्रीब्यूशन दी जा रही है, ठीक है, ना तो कंट्री को बेसिकली उसके लिए क्या दिया जा रहा है, कोई कंसर्न या कोई फंड दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक नीम, ठीक है। तो बेसिकली सर्टेन कंपनीज गॉट पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स एक्सेट्रा दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय द फार्मर, ठीक है। सिंपल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे यहाँ पे क्या था, बासमती यूज होती थी, ठीक है, या फिर आपके पास कोई हर्बल प्रोडक्ट जैसे टर्मरिक यूज होती है, तो हमें तो पहले से ही पता है कि आपके पास जो टर्मरिक है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी, फंगल डिजीज से भी, और जो आपके पास इंजरी है उसको हील करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमें इसके यूजेस पता है, ठीक है। इसकी एंटी माइक्रोबियल जो आपके पास क्या होती है, एक्टिविटी होती है, तो हमें इसके यूजेस पता है। बट मान लो अगर आपके पास कोई अदर मल्टीनेशनल कंपनी आती है और वो क्या करती है, जो आपके पास टर्मरिक है उस पर बायो पेटेंट लेके चली जाती है, बायो पेटेंट मतलब राइट लेके चली जाती है, और वो क्या करती है, उससे नए नए रिसोर्सेज बनाती है, जैसे उससे कोई हर्बल प्रोडक्ट बना दिया, फेस वॉश बना दिया, ठीक है। और बेसिकली तो वहां से क्या कर रही है, वो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। बट जहां से वो लेके गई थी उनको ना तो वो कोई पैसे दे रही है, ना कोई प्रॉपर अथराइजेशन दे रही है, ना कोई क्रेडिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी, समझ आया। और एक है आपके पास बायो, और लास्ट में, ठीक है, ये आपके पास डिटेल दी हुई है कि जो आपके पास बासमती राइस है हैज यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, ठीक है, उसका अपना ही अरोमा और फ्लेवर होता है। इंडिया हैज 27 वैरायटी ऑफ बासमतीज इन 1997, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, दिस allowed the company to sell a new variety of basmati, this was actually derived from the Indian farmers, ठीक है। Indian basmati was crossed with the semi dwarf variety and claimed as a novelty, other people selling basmati rice could be restricted by patent, ठीक है। और जो अदर पीपल थे जिनका जो प्रोडक्ट था वो इसको यूज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये होता है आपके पास बेसिकली बायोपायरेसी, और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है आपके पास बायोपेटेंट, ठीक है। तो बायोपेटेंट सिंपली क्या होता है आपके पास, जैसे आपने यूट्यूब पे
या फिर कहीं पे भी पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि आपने जो कंटेंट है, ठीक है, अगर आप उस कंटेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है, बट आप जिसका जो कंटेंट है उसको ना ही आप क्या कर रहे हो, ना ही उसका कंसर्न ले रहे हो, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट लिखा होता है ना, आप किसी भी कंटेंट को कॉपी नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि उस पर कॉपीराइट लगा होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और कल हम बेसिकली स्टडी करेंगे आपके पास कल्चर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके पास एपिकल्चर दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है, पर्ल कल्चर दिया हुआ है, ठीक है, सेरिकल्चर दिया हुआ है और पाइसिकल्चर दिया हुआ है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आपको किसी यस चीज मैम। में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कल हम बात करेंगे कल्चर्स की जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, उनकी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज मैं आपको एक बेसिकली असाइनमेंट भेजूंगी, तो उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। वो आपके पास बायोटेक से रिलेटेड हो। ओके, ये मैम संडे को आप ये जेनेटिक्स और आई थिंक बायोटेक का कंबाइंड दे दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आप और मैम, प्रिपेयर। हाँ जी हाँ। और थोड़ा सा ये पूछना था मैंने कि मैम अभी क्योंकि थोड़ा सा बीच में हमने शुरू वाले नहीं लगाए हैं ना, तो अभी कितना रह गया? आई थिंक यही रह गया लास्ट वाला ही पोर्शन। हाँ जी, इसमें हम कल्चर वगैरह पढ़ेंगे और बॉटनी के जो आपके पास मेडिकल जो इम्पोर्टेंस वाले जो चैप्टर है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दी हुई है जो प्लांट्स की, ठीक है, वो वाले पढ़ेंगे हम, जिनकी यूजेस पे हमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लिखने में ना ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारे पास और हमारा सिलेबस यस मैम। नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो मैं आई आपको थिंक ऐसे मैम ना कि जो जैसे जो वन लाइन के आने, जैसे अभी ये बीटी कॉटन वगैरह था, तो इनसे रिलेटेड जैसे जो मेन मेन थे वैसे ही करा दो मैम आप, इफ अदर्स आर कंफर्टेबल। नहीं, मैं आपको, या फिर मैं आपको पीपीटी अगर आपके लिए सूटेबल है तो मैं इसकी हेल्प से, ये क्या होगा, इससे हमारा थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यस मैम। जब लिखते हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से हमारा जो हाँ, 1 घंटे की तो क्लासेस। जिसमें मैम थोड़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब उसमें ज़्यादा हमें डीप नॉलेज नहीं चाहिए, उसका जस्ट नेम ही लर्न करना है, तो वो आप पीपीटीज अवेलेबल करवा दो फिर, ताकि हम साथ में अपना जो हमने हमने एक्चुअली शुरू वाले चैप्टर्स नहीं किए, तो मेरे भी छूट रहे हैं वो लोग वो ना, तो फिर हम रिविजन्स पे चल पड़े साथ में। ठीक है, और जो आपके पास ठीक है, मैं आपको रिवीजन में भी आपके पास ऐसे ही चलेगा पीपीटी के थ्रू, जो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, यस क्योंकि यस मेरे मैम। को लगता है कि ये यस मैम, मेथड। रिवीजन भी थोड़ा एक एक चैप्टर से आज ही दे दीजिए ना, संडे भी बहुत हो जाता है फिर बच्चों के साथ ना, पूरा नहीं हो पाता है, फिर ऐसे होता है कि वो बस टेस्ट है अभी करना है, और रिवीजन अपना भी नहीं हो पाता है ना। ठीक है, तो बताओ आपने कहाँ से शुरू करना है, वहां से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, बायोटेक से ही शुरू कर ले, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, आपके माइंड हाँ में जी भी हाँ जी, रहेगा। ये कर लीजिए आज, जैसे आप बोल रहे थे बायोटेक कर छोटे लेते हैं छोटे मैम ना, और फ्रॉम मंडे से जो है वो आई थिंक जो आपने शुरू से शुरू कराया था, तो वहां से, क्योंकि अभी जो आपने 1-2 मंथ से करा रहे वो तो हमने किया है, जो पिछले कर लेते बायोडाइवर्सिटी वगैरह से, ताकि जल्दी से निकल जाए क्लासिफिकेशंस वगैरह जो है चैप्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम।